आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा 1833 का राजलेखा, यानी हम लोग अध्याय 1 संवैधानिक विकास, सैद्धांतिक इतिहास जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, उसको हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 1813 तक, यानी 1813 के चार्टर एक्ट तक हम लोगों ने पढ़ लिया था दोस्तों। और आज हम लोग पढ़ेंगे 1833 का राजलेखा, उसके आगे का पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। और उससे पहले फर्स्ट पोर्शन में हम लोग आए, तीसरा वीडियो है, तीसरा इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डालेंगे हम लोग। तो सेकंड में हम लोगों के 1813 के राजलेखा था, उसके पहले 1793 का राजलेखा चार्टर एक्ट हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक दोस्तों, तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का टॉपिक क्या है, 1833 का राजलेखा चार्टर एक्ट। दोस्तों, 1833 का राजलेखा चार्टर एक्ट क्यों जरूरत पड़ी? वो बता देता हूं। 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो इसलिए रिक्वायर्ड हुई कि पहली बात तो ये जान लीजिए कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है, 1813 का जो चार्टर एक्ट है, उससे कंपनी को बहुत सफलता मिली। उससे कंपनी को बहुत सफलता मिली। वो क्या किया कि भारत देश में जो उसकी प्रणाली थी, प्रशासन करने की प्रणाली थी, वो उसमें काफ़ी इजाफा हुआ। उसने काफ़ी मात्रा में राजस्व कलेक्ट किया। उसमें काफ़ी मात्रा में उसने अधिकार किया कई क्षेत्रों में। ठीक है, तो इसकी सफलता के लिए उसने, इसकी सफलता के आधार पर उसने क्या किया, एक नए एक्ट किया जो काफ़ी संशोधित रूप में प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, 1833 का राजलेखा। ठीक है, इसके पहले भी 2-3, एक 1814, एक 1829, ठीक है, और 24, ये जो राजलेखा, इनके बीच में ये भी राजलेखा आए थे जो, लेकिन वो ये जो चार्टर एक्ट थे, ये चार्टर एक्ट उतनी सफलता नहीं दे, विफल हो गए। इस वजह से उसके बाद जो हम लोगों का चार्टर एक्ट आया वो 1833 का राजलेखा यानी चार्टर एक्ट हम लोग प्रस्तुत करें, मतलब ब्रिटिश सरकार ने प्रस्तुत किया। ठीक है, अब उसमें मेन फैक्ट क्या थे, उसने क्या क्या संशोधन किया, हम लोग आज उस पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1853 का चार्टर एक्ट क्या था, क्यों जरूरत पड़ी, क्या इम्प्रूवमेंट आए, क्या नियम कायदा जोड़े उसमें, ये सब हम लोग इसके बाद के चार्टर एक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है ना, तो इसके जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है, क्या क्या संशोधन किए, उस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। पहला है हम लोगों का, बंगाल का गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो दोस्तों, आपको पता ही होना चाहिए पिछली बार क्या था, 1813 के चार्टर एक्ट में उसको अभी तक सिर्फ कलकत्ता का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, कलकत्ता का गवर्नर जनरल बना दिया था, और उसे जो कलकत्ता था, बंगाल, वो ही मॉनिटर करते थे 3 प्रेसिडेंसी और 3 प्रांतीय क्षेत्रों को। कौन कौन से? बिहार, उड़ीसा और बंगाल। ठीक है, अब आपको बेसिक चीज़ें जानकारी कर दें कि ये जो मेन फैक्ट है, गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये क्या हो गया, ये आपकी संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अब उनकी नीति जो थी वो संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमाने की और अपने प्रशासन को चलाने की महत्वाकांक्षा थी। तो उन्होंने संपूर्ण भारत पर गवर्नर जनरल बना दिया। अब ये प्रणाली हो गई केंद्रीकृत। क्या हो गई? केंद्रीकृत। ठीक है, ये पहली बार केंद्रीकृत प्रणाली हो गई। ठीक दोस्तों, तो यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाने से क्या हो गया, भारत के गवर्नर जनरल बनाने से एक केंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से केंद्रीकरण कर दिया गया पूरे भारत की प्रशासन चलाने के लिए। और एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है, विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। ये एक मेन फैक्ट रहता है। और
किस एक्ट में, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो किस एक्ट में, 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, और आपको एक बेसिक जानकारी और दे दें, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो ये बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, उसका प्रथम गवर्नर कौन था, वो कौन था, वार्ने हेस्टिंग। कौन थे, वार्ने हेस्टिंग। ठीक है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो हम शायद नहीं कवर कर पाए थे, जो हमने नहीं बताया था, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम बता दे रहे हैं। वार्ने हेस्टिंग जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये हो गया आपका फैक्ट। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आता है। इस एक फैक्ट में कम से कम 3 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। एक तो गवर्नर जनरल कौन बना दिया गया, संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिक। किस एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, 1833 एक्ट में। किस एक्ट में केंद्रीकरण की नींव रखी गई। ठीक है, केंद्रीकरण की नींव किस एक्ट में रखी गई, तो 1833 के केंद्रीकरण के एक्ट में। ठीक है, ये आपके 3 फैक्ट, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट है आपका, भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार, इस कानून को। ठीक है, अब भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको मिल गया, संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल को। संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया। ठीक है, अभी तक किसको पास था, बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक, कानून बनाने का अधिकार था। ठीक है, और उससे पहले इंग्लैंड का था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, भारत के लिए जो कानून बनाने का अधिकार इसको मिला है गवर्नर जनरल को, ठीक है, तो उसके लिए अगर नियंत्रक मंडल इस कानून को अस्वीकृत कर दे सकता है, नियंत्रक मंडल इस कानून को अस्वीकृत कर सकता था। नियंत्रक मंडल कौन था, जो प्रशासन चलाते थे। ठीक है, राजनीतिक क्रियाकलापों को देखने वाला नियंत्रक मंडल रहता था। ठीक है, ठीक है, नियंत्रक मंडल कौन थे, राजनीतिक क्रियाकलापों चलाने वाले थे। ठीक है, इस कानून को अस्वीकृत कर सकते थे। अब गवर्नर जनरल अगर कोई कानून बनता है तो गवर्नर जनरल जब साइन कर देता था तब अधिनियम बनता था। क्या होता था दोस्तों, जैसे आज की डेट में राज्य की विधानसभाएं जो हैं, राज्य की विधानसभाएं जब कोई कानून बनाती हैं तो कानून बना सकती हैं, एक विधेयक ला सकती हैं, कानून बना सकती हैं, लेकिन जब तक राज्यपाल के साइन नहीं होते हैं उस कानून के ऊपर, तब तक वो एक अधिनियम नहीं बन सकता, एक कानून नहीं बन सकता। यानी अधिनियम बनने के लिए उस टाइम क्या होता था, अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल के साइन जो है, स्वीकृति आवश्यक थी। ठीक है, ये हो गया। तो आज की डेट में जो हम लोग कानून बनते हैं, अधिनियम बनते हैं, वो गवर्नर जनरल जैसे राज्यपाल के साइन हुए बिना नहीं बनते हैं। उसी प्रकार ये जो टेक्निक यूज की गई है वो कहाँ से यूज की है, 1833 के चार्टर एक्ट में। ये नियम के आधार पे आज का नियम जो लागू है। ठीक है, यानी आज जो नियम बन रहे हैं वो उस पर राज्यपाल जब साइन करता है, यानी गवर्नर साइन करता है, तब वो अधिनियम बनता है। इसकी न्यू ये है कि भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार, जो कानून बना था उस पर गवर्नर जनरल साइन करता था, तभी अधिनियम बनता था। चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट पे हम लोगों का क्या है, बम्बई और मद्रास परिषदों से विधि निर्माण की शक्ति वापस ली गई। पहले किसको था, पहले देखिए जो शक्तियाँ थी, शक्तियाँ यानी विधि बनाने का शक्ति किसको प्राप्त थी, बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी को। ठीक है, उनकी परिषदों को। ठीक है, विधि बनाने की शक्ति। अब इसमें 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, 1833 के और मद्रास परिषदों से विधि निर्माण की शक्ति वापस ली गई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। गवर्नर जनरल क्या है, गवर्नर जनरल परिषद में 4 सदस्य विधि सदस्य के रूप में नामित किए। अब क्या था, जो विधि बनाने की शक्ति थी वो तो भारत के गवर्नर जनरल के पास पहुंच गई। अब भारत के गवर्नर जनरल ने क्या कहा कि मुझे कुछ विशेष व्यक्ति चाहिए विधि बनाने के लिए, तो उन्होंने 4 विशेष व्यक्ति ले लिए। ठीक है, 4 सदस्य जो है विधि सदस्य के रूप में अडॉप्ट कर लिए, नियुक्त कर लिए। ठीक है, ये
जैसे आज की डेट में गवर्नर जनरल यानी विधान परिषद और ये सब है, वो विधि बनाने, कानून बनाने के लिए विभिन्न विभिन्न मंत्री पदों को रखा गया है। उसी तरह गवर्नर जनरल ने क्या किया, परिषद में 4 सदस्यों को सिर्फ विधि बनाने के लिए एडॉप्ट कर लिया, नियुक्त कर लिया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। नेक्स्ट फैक्ट है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में भी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन उसमें बचा क्या था, उसमें ये बचा था कि आपका जो चाय और चीनी देश के साथ व्यापार एकाधिकार और चाय के साथ एकाधिकार व्यापार जो था वो अभी कंपनी के पास ही था। कंपनी ही अभी चाय के साथ एकाधिकार का व्यापार कर सकती थी और चीन के साथ एकाधिकार के साथ व्यापार कर सकती थी। लेकिन जो चाय और चीनी का है वो 1813 में तो रिजर्व कर लिया गया था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में इसे भी अलग कर दिया गया। अब क्या किया गया कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से। जो चाय और चीन के साथ जो व्यापार करने का था उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया अब कंपनी के पास व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके उसे एक नई दायित्व दिया गया, प्रशासनिक का और राजनीतिक दायित्व दिया गया। ठीक है, अब भारत देश में, ब्रिटिश भारत में क्या किया गया, ब्रिटिश भारत में अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अब क्या काम देखती थी, वो काम देखती थी कि प्रशासनिक और राजनीतिक जो भी कार्य होंगे इस देश में, ब्रिटिश भारत देश में, वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो आपको पता ही है कि शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, शुरू से उसको पता है कि हाँ इस क्षेत्र में ये चीजें हो रही, इस क्षेत्र में ये, उसको पूरा एक तरह से जानकारी थी सारी चीजों की। तो इस वजह से उसे व्यापार के एकाधिकार को हटा के उसे किस दायित्व में सौंप दिया गया, प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंप दिया। अब क्या होगा, ये एक बेटर मतलब प्रशासन चलाने के लिए उन्होंने इसको दायित्व सौंपा, क्योंकि उससे सारी जानकारी थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सारी जानकारी थी, इसलिए इस बिहाफ पे उसको ये चीजें दे दी गई। ठीक है, अब आता है दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। क्या हुआ था कि उस समय हम लोगों के देश में दास प्रथा शुरू हुई थी। दास प्रथा में क्या था कि दास प्रथा ये थी कि जो हमारे पूर्वज थे वो और साथ में ही अलग अलग अन्य क्षेत्रों में भी दास प्रथा शुरू हुई थी। तो इस दास प्रथा का विरुद्ध विधि बनाया गया जो विरुद्ध घोषित किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1843 में दास प्रथा के विरुद्ध एक विधि बनाया गया, एक कानून बनाया गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। नेक्स्ट फैक्ट में क्या कह रहा है, अधिनियम धारा 87 के तहत कंपनी में पद नियुक्ति जन्मस्थान, धर्म, मूलवंश, रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराए जाने का उपबंध। अब देखिए, आज की डेट में हमारे संविधान में ये एक क्लॉज दिया गया है 17। ठीक है, उस क्लॉज के आधार पे आज की डेट में किसी को धर्म, जाति और मूल स्थान, इन सब चीजों को उस रंग भेदभाव नहीं कर सकते और उनको नौकरियों में इस चीज का कोई भेदभाव न करके उन्हें उचित एक समान देखना है। तो ये नियम जो आज की डेट में हम लोगों को प्रासंगिक हो रहा है वो कहां से लिया गया था, अधिनियम धारा 87 के तहत कंपनी ने ही पद नियुक्ति इस आधार पे ना करके एक प्रतियोगी आधार पे करना शुरू कर दिया था। ठीक है, यानी प्रतियोगी इन सेंस की एक समान रूप से ही कर रहे थे। उसमें धर्म, जन्मस्थान और मूल रंग के आधार पर उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था। ठीक है, ये था, ये मेन है। आज की डेट में भी ये चीज लागू है, तो यहीं से ये नियम लिए गए। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि जो हम लोगों के संविधान में जो नियम कानून बने हुए हैं वो यहीं से लिए गए। जैसे दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया, आज भी हमारे संविधान में ये चीज है और इसके इम्प्रूव करके और भी क्लॉज जोड़े गए और भी अनुच्छेद जोड़े गए, सब अनुच्छेद जोड़े गए। इसी तरह अधिनियम धारा धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश, रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहरा सकते, ये भी एक कानून बनाया गया है। ठीक, तो यही ये आधार है
देखते रहिएगा। 1833 का राज लेखा चार्टर एक्ट है जो नियम निकल रहे हैं और हमारे संविधान में अडॉप्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है विधियों के संहितीकरण के लिए गवर्नर जनरल आयोग गठित करने का अधिकार माने। अब क्या है, जैसे जो विधि बनी थी, जो विधियां बनती थी, उन पे एक मतलब विचार विमर्श करने के लिए क्या किया, गवर्नर जनरल ने एक आयोग गठित किया। आज भी जैसे एसआईटी गठित होती है, ठीक है, गवर्नर जनरल ने विधियों के संहितीकरण, विधियों की क्या कहते हैं, विधियों को पुनरीक्षण करने के लिए या पुनः चेक करने के लिए उन्हें क्या किया गया, एक आयोग गठित करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। आज भी है कि अगर कोई नियम कानून बना है तो उस नियम कानून में अगर राज्यपाल ने मोहर लगा दी है, उसके बाद भी अगर पब्लिक को, जनता को नियम पसंद नहीं आ रहा है तो उस नियम के लिए मतलब राज्यपाल आयोग गठित कर सकता है। ठीक, या सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकार को आदेश दे सकता है कि वो एक आयोग गठित करे, वो आयोग गठित करे, एक समिति गठित करे और उस पर विचार विमर्श करे और रिपोर्ट प्रस्तुत करे। ये आज भी आप देख रहे हैं। जैसे आज की डेट में देखिए, किसान आंदोलन जो चल रहा था, तो किसान बिल में क्या हुआ, किसान बिल में यही हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी पुनरीक्षण करने के लिए एक आयोग गठित करने का निर्णय लिया था और सरकार को ये बोला। ठीक है, तो पहला है 1834 में लॉर्ड मैकाले ने विधि आयोग गठित किया था। ये एक मेन फैक्ट है, फैक्चुअल है ये। 1834 में लॉर्ड मैकाले ने विधि आयोग गठित किया था। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट या कोई सजेशन है तो आप बताइएगा, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। और क्या चाहिए आपको, क्या रिक्वायरमेंट हो, वो भी आप बताइएगा। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार दिया गया। ठीक है, अब देखिए आज की डेट में क्या है, हमने पहले ही बता दिया कि क्या हो गया था, केंद्रीकृत हो गया था। तो इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो पूरे भारत पे अधिकार करने के लिए एक पूरा केंद्रीकृत कर दिया था सिस्टम को, और उसमें गवर्नर जनरल को बना दिया गया था मुख्य। ठीक, उसी तरह गवर्नर जनरल परिषद में राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार मिला था। राजस्व के संबंध में मतलब पैसे रुपये के संबंध में जितना था वो गवर्नर जनरल परिषद को दिया गया था। ठीक है, पूर्ण अधिकार दिया, यानी देश में संपूर्ण ब्रिटिश भारत में संपूर्ण देश में जो बजट बन रहा था वो किसके द्वारा हुआ था, गवर्नर जनरल परिषद के आधार पर एक बजट प्रस्तुत करने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, अब पूरे भारत में एक बजट बनता था। ठीक है, एक बजट से ये शुरू हो गया था। तो ये आप देख रहे होंगे 1833 का चार्टर एक्ट क्या होगा, एक तरह से पहले कुछ भाग में ही उन्होंने अपना प्रशासन किया, अब पूरे भारत में, ब्रिटिश भारत में प्रशासन करने का पूरा सिस्टम बना दिया था। ठीक है, और यही सिस्टम से कुछ जो मूल चीजें हैं वो हमारे संविधान में ले ली गई। क्यों? क्योंकि अब भाई देखिए बजट तो जरूरत है, बजट उन्होंने प्रशासन चलाने के लिए बजट बनना जरूरी थी, इसलिए उन्होंने बजट लाया। तो आज की डेट में भी देश को चलाने के लिए बजट जरूरी है, तो ये ले लिया गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में है 1853 का राजलेखा चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक, 1853 के चार्टर एक्ट में क्या है, 1853 के चार्टर एक्ट में ये है, 1853 के चार्टर एक्ट में यह है कि कंपनी के प्रतिक्रियावादी शासन की समाप्ति की मांग। अब 1853 में भारत में क्या हो गया था, कुछ जागरूक लोग जो भारतीय थे, कुछ जागरूक लोग, उनको ये चीज पता चल गई थी कि कंपनी जो थी वो हमारे राजस्व को, हमारे देश के राजस्व को कब्जा करते हुए और सारे धन को लूटकर ब्रिटिश ले जा रही है, ब्रिटेन ले जा रही है। तो उस कंडीशन में उन्होंने क्या किया, उस कंडीशन में उन्होंने ये किया कि आपका इस पे ये किया कि जो प्रतिक्रियावादी शासन थी उसके समाप्ति के लिए मांग की, प्रतिक्रियावादी शासन के लिए
उन्होंने क्या की, मांग की, भारतीयों द्वारा प्रक्रियावादी शासन के लिए मांग की। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा कि कंपनी के प्रक्रियावादी शासन यानी जो संधि करती थी, युद्ध करती थी, उनसे कब्जा करती थी, उस शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा मांग हुई। कहाँ? इंग्लैंड की ब्रिटेन सरकार में, ब्रिटेन संसद में भारतीयों द्वारा मांग हुई थी कंपनी के प्रक्रियावादी शासन की। ठीक, अब आता है नेक्स्ट है गवर्नर जनरल, जो डलहौजी की रिपोर्ट थी वो भी कंपनी के शासन को सुधार हेतु प्रस्तुत की। अब गवर्नर जनरल जो थे उस समय डलहौजी थे, वो कंपनी यानी एक गवर्नर जनरल बना था और जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य कौन देख रहा था? कंपनी देख रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई, वो कई ऐसी चीजें की जो डलहौजी के रिपोर्ट में सही नहीं लगी, तो उन्होंने क्या किया, कंपनी के शासन सुधार हेतु मांग उठाई थी। ठीक है, रिपोर्ट के आधार पर वो कहां प्रस्तुत की थी? ब्रिटेन संसद में। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट है विधि कार्यों को प्रशासनिक कार्य से पृथक करने का व्यवस्था। अभी तक था कि राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य एक में थे। ठीक, राजनीति यानी जो विधि बनाने के नियम कार्य थे वो एक में थे। अब लेकिन ये क्या किया गया कि इसमें विधि बनाने के जो कार्य थे, विधि बनाने के जो कार्य थे वो प्रशासनिक कार्य से अलग किए। क्यों? देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आपको ये समझनी पड़ेगी कि ब्रिटेन के लोग तुरंत ऐसे डिसीजन नहीं लेना चाह रहे थे जिससे भारत की जो जनता है वो एकदम से आक्रोशित हो जाए। तो कंपनी क्या करती थी, प्रशासनिक कार्य कर देखती थी, तो प्रशासनिक कार्य वो बहुत सख्ती से, बहुत जबरन, मतलब उसके जो हित में नहीं था उससे अहित में ही वसूली करना शुरू कर दी थी। मतलब राजस्व को वसूल करना शुरू किया, लगान को वसूलना शुरू कर दी थी। उस कंडीशन में क्या हुआ था कि विधि कार्य जो नियम कायदा बन रहे थे, तो जब कंपनी के हाथ में ही है प्रशासन और विधि बनाने का, तो कंपनी क्या करती थी, अपने अकॉर्डिंग, अपने ज़्यादा ज़्यादा राजस्व वसूलने के नियम को बनाती थी। इसलिए और इसमें ये सोचा कि जो ब्रिटेन संसद ने वो सोचा कि ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चल पाएगा, ज़्यादा दिन तक हम लोग इस पर राज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पब्लिक आक्रोशित हो जाएगी। तो उन्होंने एक दिमाग के उससे खेला और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, विधि कार्य को प्रशासनिक कार्य से पृथक करने की व्यवस्था कर दी और 12 सदस्यीय विधान परिषद बना दी गई। विधान परिषद अब बनी। तो देखिए ध्यान से देखिए, विधान परिषद आज भी हम लोगों की है। ठीक, नियम बनाने के, यानी जो राज्य विधानसभा है उससे हटके एक विधान परिषद है कि नहीं, जो नियम हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग एक अलग से उसका मॉनिटरिंग करते हैं कि नहीं करते हैं ना, तो ये यहीं से लिया गया था। तो विधि बनाने का जो कार्य है प्रशासनिक कार्य से अलग कर लिया गया था। आते हैं नेक्स्ट फैक्ट, सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। तो ये पहले तो आप समझ लीजिए कि विधि कार्य को प्रशासनिक कार्य से अलग कर लिया गया और अब जो विधि कार्य करता था वो 12 सदस्यीय विधान परिषद करती थी, वो एक अलग डिपार्टमेंट बन चुका। ठीक, और प्रशासनिक कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू है। अब जो ये 12 सदस्यीय विधान परिषद बनी, वो हर क्षेत्रीय क्षेत्र में एक मनोनीत तैयार हो गया, एक प्रतिनिधित्व तैयार कर दिया गया। जो 12 सदस्यीय विधान परिषद बनी वो हर क्षेत्रीय और प्रांतीय क्षेत्रों से उसको अडॉप्ट कर लिया गया। तो अब विधि कार्य उनके प्रांतीय क्षेत्रों में क्या नियम विधि बन सकती है, किस तरह हम लोग और सुलभ तरीके से ले सकते हैं उनका राजस्व या उनसे कार्य, तो उस आधार पे ये माना गया। तो सर्वप्रथम ये चीज करने के बाद पहली बार क्या हुआ था कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, अभी क्या था, अभी था देश का प्रतिनिधित्व, अब क्या है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है विधान परिषद का प्रमुख कार्य विधि बनाना था। ठीक है, जो हम लोगों की 12 सदस्यीय विधान परिषद बनी थे उसका प्रमुख कार्य क्या था, उसका प्रमुख कार्य विधि बनाने के लिए रखा गया था, तो इसलिए विधि बनाने का ही कार्य प्रमुख था। ठीक है, अब आते हैं अधिनियम गवर्नर जनरल की अनुमति या वीटो भी कर सकता है। अब देखिए जैसे विधान परिषद क्या है, विधान परिषद अगर, हाँ दोस्तों, फिर हम लोगों ने क्या शुरू किया था, हम लोगों का यहाँ तक पहुँच गए थे विधान परिषद के प्रमुख कार्य विधि बनाने का। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं विधान परिषद का क्या प्रमुख कार्य हो गया, अब विधि बनाने का कार्य हो गया। ठीक है,
तो हम लोगों को विधि कार्यों की प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, क्या किया गया था, विधान परिषद को इसलिए गठित किया गया है, 12 सदस्यीय विधान परिषद को इसलिए गठित किया गया है कि वो विधि बनाए। ठीक है, विधि यानी कानून बनाए। ठीक है, तो इनका प्रमुख कार्य विधि बनाना था। लेकिन दोस्तों ये चीज जानना जरूरी है कि विधि जो बन गई है उस पर अधिनियम तब बनेगा, यानी कानून तब बनेगा जब गवर्नर जनरल की अनुमति हो। यानी गवर्नर जनरल की जब अनुमति मिलेगी तभी आपको तभी ये ब्रिटिश कानून बन के कानून के रूप में बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए तो हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन एक चीज और देखिए, वीटो का भी अधिकार है। जैसे आज की डेट में राज्यपाल को वीटो की शक्ति है और राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति है, उसी प्रकार उस टाइम वो वीटो की शक्ति जो आज है वो कहाँ से ली गई थी, वो 1853 के राजलेखा यानी चार्टर एक्ट 1853 से लिया गया था। अधिनियम गवर्नर जनरल की अनुमति, अगर कोई अधिनियम बन रहा है यानी कोई कानून विधेयक पास हुआ है संसद या विधान परिषद में, तो वो आखिरी में तभी बनेगा कानून, जब अधिनियम तभी बनेगा जब राज्यपाल या राष्ट्रपति उस पर साइन करता है। ठीक है, उस टाइम भी ये जरूरी हो गया था कि गवर्नर जनरल की अनुमति यानी साइन होना चाहिए तभी कानून बनेगा, या अगर वो उनको यानी गवर्नर जनरल को वो कानून अच्छा नहीं लगा तो वीटो करने की शक्ति हो, यानी उसे लौटाने की, उसे निरस्त करने की शक्ति भी थी। ठीक है, जो आज की डेट में भी कानून को हम आगे पढ़ाएंगे, जब राज्यपाल को पढ़ाएंगे, राष्ट्रपति को पढ़ाएंगे तो उनकी वीटो की शक्ति भी पढ़ाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि वीटो की शक्ति कहाँ से ली है, 1853 के राजलेखा यानी चार्टर एक्ट से। आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। नेक्स्ट फैक्ट में क्या है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है आपका बंगाल के प्रशासनिक कार्य। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया बंगाल के लिए। ठीक है, जो बंगाल पहले हम लोग का गवर्नर जनरल कहाँ होता था, जो मॉनिटरिंग का होती थी, जो आज भारत ब्रिटिश भारत में हो गया था, केंद्रीकृत हो गया था, तब पहले कहाँ मॉनिटर करते थे, बंगाल से। तो बंगाल के प्रशासनिक कार्य मतलब हब तो उस समय भी बना रहा कि बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुआ। पहले तो गवर्नर जनरल था, ठीक है, बंगाल में, उसके पहले गवर्नर था। ठीक है, गवर्नर जनरल जब 3 प्रेसिडेंसी एक हो गई तब गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था। ठीक है, लॉर्ड वेरिंग हेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद संपूर्ण भारत का एक गवर्नर जनरल बन गया। लेकिन बंगाल के लिए खास विशेष रखा गया, खास ऑप्शन रखा गया। वो क्या रखा गया, उसके प्रशासनिक कार्य, जो बंगाल के प्रशासनिक कार्य हैं उनको एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करके उसे हैंडल करने के लिए बोला गया। ठीक है, ये बेसिक फंडा जानिए आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट है विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल परिषद का पूर्ण सदस्य। क्या कह रहा है, विधि सदस्यों को, जो विधि सदस्य कौन थे, जो 12 सदस्यीय विधान परिषद के थे, वो विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ठीक है, यानी जो विधान परिषद के जो सदस्य बनाए गए थे, विधि सदस्य बनाए गए थे, उनको क्या बना दिया गया, अब उनको बना दिया गया है विधि सदस्य के गवर्नर जनरल परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया, गवर्नर जनरल का पूर्ण सदस्य बना दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। नेक्स्ट फैक्ट सर है कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगी। पहले क्या होता था, नियुक्त किया जाता था। पहले जो गवर्नर जनरल उनके कर्मचारी नियुक्त होते थे उनको नियुक्त किया जाता, लेकिन अब क्या किया गया, अब किया गया है कि कर्मचारी जो होंगे वो क्या होंगे, अब नियुक्त नहीं होंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पे होंगे। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पे वो सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पे जब सेलेक्ट होंगे तो उनकी नियुक्ति कहाँ से हो गई, अब प्रतियोगी परीक्षाओं के। तो फर्स्ट सबसे शुरू कहाँ किया गया, या 1853 के चार्टर एक्ट से प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर नियुक्तियां शुरू हुई कर्मचारियों की। फिर अभी आज तक देखिए आप कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे होती है। कर्मचारियों की आज भी नियुक्ति जो होती है भारत देश में, वो कहाँ, उसी 1853 के चार्टर एक्ट के आधार पर ही, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर ही कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है। अब आते हैं ब्रिटिश संसद को कंपनी शासन समाप्त करने का अधिकार। ठीक है, अगर जो संसद भवन थी, ब्रिटिश की संसद जो थी, उसको ये अधिकार दिया गया था कि कंपनी के शासन को,
यानी कंपनी जो शासन चलाती थी, यानी जो पहले तो व्यापारिक हस्तक्षेप खत्म ही कर दिया गया था, व्यापारिक एक अधिकार खत्म कर दिया गया, उसको क्या दिया गया था, राजनीतिक दिया गया था, उसको राजनीतिक कार्य दिया गया था, ठीक है, प्रशासनिक और राजनीतिक। अब लेकिन ये पावर रखा गया है, ब्रिटिश के संसद ने अपने पास एक पावर रखी है, वो क्या रखी है कि कंपनी संसद शासन समाप्त कर सकती है, ठीक है, कंपनी के शासन को, यानी जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके शासन को ब्रिटिश संसद कभी भी समाप्त कर सकती है, ये पावर रखा गया, जिससे अब ब्रिटिश संसद क्या है, मजबूत होती जा रही है और ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर करते जा रही है, उस पर एक कब्जा करते जा रहे हैं, उस पर एक बाउंडिंग रखी जा रही है, एक लगाम, ठीक है, इस तरह से, जिससे ये ब्रिटिश संसद के अकॉर्डिंग ही काम करे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब क्या है, अब नेक्स्ट फैक्ट है, निदेशक मंडल संख्या जो थी 24, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो कंट्रोलर थे, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे उनकी संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई, अब 24 हो गई थी संख्याएं उनकी, अब उनकी घटा के 18 कर दी गई, संख्या कम कर दी गई, क्यों कर दी गई कि राजस्व, जिससे भारतीय राजस्व में ज़्यादा दबाव ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा हम आउटपुट ले सके, इस वजह से इन्होंने निदेशक मंडल में सदस्य संख्या घटा दी। लास्ट फैक्ट है, एक एक्ट भारतीय ब्रिटिश शासन में इतिहास का अंतिम चार्टर एक्ट था, ठीक है, यह एक्ट अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक राजलेखा यानी चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद भवन से जो पास होता था उसके एक राजलेखा दी जाती थी, एक चार्टर दिया जाता था, एक पत्र के माध्यम से ये चीज़ें दी जाती थी। तो अब क्या हो गया, ये 1853 का चार्टर एक्ट जो है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम में ये पूछा जाता है भारतीय ब्रिटिश शासन में कौन सा एक्ट है जो अंतिम चार्टर एक्ट था, तो कौन सा था, 1853, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो जितने फैक्ट हैं ये क्वेश्चन बेस पे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करता है ये जितने फैक्ट हैं। इसमें क्या होगा कि आपके किसी न किसी फैक्ट से एक नए क्वेश्चन आपको मिलेगा ही किसी भी एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो ये एक मेन याद कर लीजिए, भारतीय ब्रिटिश शासन में इतिहास का अंतिम चार्टर एक्ट था। अब क्या होगा, अब चार्टर एक्ट नहीं आएंगे, अब चार्टर एक्ट नहीं आएंगे, एक्ट खत्म हो गए, अब अधिनियम आएंगे, ठीक है। अब क्या आएंगे, अधिनियम आएंगे सम्राट के द्वारा, यानी जो संसद से पास होगा, इंग्लैंड ब्रिटिश संसद से पास होंगे वो कानून आएंगे, ठीक है। इस तरह दोस्तों हम लोगों ने आज पढ़ लिया है 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है, और 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। आज हम लोगों ने दो चार्टर एक्ट खत्म किए हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा था, उससे पहले 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ा था। ये तीसरा हम लोग वीडियो के पार्ट के रूप में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो वीडियोस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट होता है तब भी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम उस डाउट को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको अगर कोई सजेशन देना कि सर ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा और अच्छे से पढ़ाने का है, तो मैं आपकी सजेशन को कंसीडर करूँगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहेंगे तो मैं करूँगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लग रहे हैं आपको, मेरा पढ़ाई का टेक्निक कैसी लग रही है, आप ज़रूर बताइए, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।